स्वागत है आपका न्यूजीलैंड भारत में। आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम। आप देख रहे हैं 11 स्पेशल। आइए शुरू करते हैं 11 स्पेशल में खबरों का सफर। सबसे पहले बात करेंगे आरक्षण पर मोदी के प्रण की। धर्म आधारित आरक्षण को लेकर पीएम मोदी ने कांग्रेस पर प्रहार किया है। तेलंगाना के हैदराबाद में सभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा है कि जब तक वे देश के सत्ता में है, देश में मुस्लिम धर्म के आधार पर वो आरक्षण नहीं होने देंगे। पीएम मोदी ने कहा है कि जब तक मैं जीवित हूं, मुसलमानों को धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि एससी, एसटी और ओबीसी की कीमत पर वो मुसलमानों को धर्म के आधार पर आरक्षण की अनुमति नहीं देंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस वोट की राजनीति को लेकर धर्म आधारित आरक्षण लागू करने की कोशिश में। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के 5 राजनीतिक प्रतीक है। पहला झूठे वादे, दूसरा वोट बैंक की राजनीति, तीसरा माफिया और अपराधियों का समर्थन, चौथा वंशवाद की राजनीति और 5वां भ्रष्टाचार। साहब आंबेडकर की पीठ में छुरा भोंक रही है, भारत के संविधान को रफा दफा कर रही है और वो बेईमानी करके पिछले दरवाजे से धर्म के आधार पर अपनी वोट बैंक को मजबूत करने के लिए दलितों का हक छीनने जाए, आदिवासियों का हक छीन रहे हैं, ओबीसी का हक छीन रहे हैं और अपनी वोट बैंक को धर्म के आधार पर आरक्षण देने का खेल खेल रहे हैं। कांग्रेस वाले सुन ले, उनके चट्टे बट्टे सुन ले, उनकी पूरी जमात सुन ले, जब तक मोदी जिंदा है, जब तक मोदी जिंदा है, मैं दलितों का आरक्षण, आदिवासियों का आरक्षण, ओबीसी का आरक्षण, मुसलमानों को धर्म के आधार पर नहीं देने दूंगा, नहीं देने दूंगा, नहीं देने दूंगा। तो धर्म आधारित आरक्षण पर पीएम मोदी ने बड़ा बयान दिया है। उस बयान को आपको हमने सुनाया है और इसी मसले पर आज हम चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में हमारे साथ बहुत खास मेहमान शामिल हुए हैं स्टूडियो से। पहले उनका तारुफ करा देते हैं और उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ स्टूडियो से मौजूद है बटर सिंह देओल साहब, जेएम नेता है। बटर जी, आपका स्वागत है न्यूजीलैंड भारत में। राजेश सिन्हा सनी मौजूद है स्टूडियो में। सनी जी, आपका स्वागत है, कांग्रेस नेता है। कमाल खान साहब हैं जो बीजेपी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कमाल साहब, आपका भी बहुत स्वागत है। कमाल साहब, इस खबर को आपको हमने दिखाया, मोदी जी का बयान भी सुनाया, आप ही से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कि जो मोदी जी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि धर्म आधारित आरक्षण नहीं देने देंगे मुसलमानों को, किसने कहा, किससे कहा? किसी के मैनिफेस्टो में बात आई, किसी नेता के बयान में बात आई? कहां से ये बात अचानक से बाहर आ गई? देखिए, जिस तरह का कांग्रेस पार्टी निरंतर आप वोट बैंक की सियासत करती है, उसी के आधार पर प्रधानमंत्री इतनी हल्की बात करते नहीं हैं। आपको ज्ञात होगा जी कि जब संविधान सभा का आज़ादी के बाद बैठक हुई थी तो उसमें चेयरपर्सन तो थे राजेंद्र बाबू, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर बाबा भीमराव अम्बेडकर जी और उसमें मेंबर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब भी थे जी। तो बात चली आरक्षण पर, तो उनसे भी पूछा गया तो उस समय उन्होंने कहा था कि नहीं, इनको आरक्षण दे दें, लेकिन मुस्लिम समाज को आरक्षण की ज़रूरत नहीं है। हमको बाजू और ताकत, गट्टा में इतनी ताकत है कि हम लोग अपना मेहनत मशक्क़त करके, चाहे शिक्षा में हो, तालीम में हो, नौकरी में हो या ये लोकसभा हो या विधानसभा, वहाँ हम पहुँच सकते। तो उसी आधार पर बनाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने आज बात कही है या कर रहे हैं। आपको याद होगा कि जिस तरह देश में प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे जी, तो उन्होंने कहा था कि जो सच्चर कमेटी, और कहा था उसी पर उन्होंने कहा
कि सबसे पहला अधिकार मुसलमान का है। अब बताएं, ये कह सकते थे कि सबसे पहला अधिकार देश के गरीबों का है, उसमें तो ये हो जाता है कि हिंदू मुस्लिम का सब मसला को उठाना और आपस में लड़ाना, और जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग इसका खिलाफत करेंगे और मुस्लिम वोट एक मुश्त हमारा रहेगा। यही नीति जिस तरह आज़ादी के पहले अंग्रेजों ने कहा किया, डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और राज्य करो, और आज़ादी के बाद से 47 के बाद से कांग्रेस पार्टी उसी नीति पर, और मैं तो कहूँगा कि तथाकथित सेकुलर दल उसी नीति पर अमली जामा पहनाते हुए आज तक करते आए। हम तो कहते हैं हिंदू मुसलमान नहीं, अगर हम मोदी जी तो कहाँ कहा शौचालय बन रहा है तो सब उसमें सबसे ज़्यादा लाभ मुस्लिम समाज उठा रहा है, आवास दे रहे हैं तो सबसे ज़्यादा मुस्लिम समाज, राशन दे रहे हैं तो सबसे ज़्यादा मुस्लिम समाज, लेकिन हम मतलब सबसे ज़्यादा पिछड़ा गरीब मुस्लिम समाज ही रहा देश में। नहीं वो लाभ सुनिए, लाभ उठा रहे हैं। हम कहाँ कह रहे हैं कि हम नहीं दे रहे हैं मुसलमान को, जो सबको दे रहे हैं वो, इसलिए हमने कहा कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। चलिए सनी के पास रुक करते हैं। सनी, प्रधानमंत्री को जिस तरह सुन रहे थे, आपके नेता इस चुनाव में लगातार अलग अलग मंचों से इस बात को कह रहे हैं कि अगर मोदी गवर्नमेंट फिर से आती है चुनाव जीतकर तो संविधान समाप्त हो जाएगा, लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा, आरक्षण समाप्त हो जाएगा। वो बात मोदी जी कहते सुनाई दे रहे हैं। अब देखिए, निश्चित तौर पे जिस प्रकार का भाषा आपने अभी सुना देश के प्रधानमंत्री के द्वारा भाषणों में दिया जा रहा है, वो काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। जब इन्होंने 2014 में चुनाव लड़ा जी, तो इन्होंने एक वादा किया 2 करोड़ रोजगार देने का देश के नौजवानों के साथ में। इन्होंने एक वादा किया 15 लाख देने का प्रत्येक लोगों के खाते के अकाउंट में। इन्होंने एक वादा किया कि काला धन वापस लेकर के आएंगे हमारी सरकार आई तो। इन्होंने सबसे बड़ा वादा किया कि हमारी सरकार आई तो 400 रुपए का सिलेंडर का दाम हम कम करेंगे, और जो 60 रुपए प्रति लीटर गया ये पेट्रोल और डीजल का दाम था उसका दाम हम कम करेंगे। सारे वादे धरे के धरे रह गए। 2019 का चुनाव हुआ, 2019 के चुनाव में इनको जनादेश मिला। सीधे तौर पे इन्होंने, आपने देखा कि किस प्रकार जब पुलवामा हमला हुआ, सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पर इन्होंने चुनाव लड़ा देश में, और पाकिस्तान के नाम पर। अभी जब 2024 का चुनाव आया है तो देश की जनता देख रही है कि प्रथम चरण में जब ये पीछे होते हुए नजर आए, द्वितीय चरण में इनकी और हालत खराब हुई, तब इनको याद आया फिर से देश में मुसलमानों को कैसे हम गालियां दें, कैसे हम पाकिस्तान पे बात करें, कैसे हम मंदिर मस्जिद पे बात करें। देश के प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता है कि वो सीधे तौर पे मंच से इस तरीके का शब्दों का इस्तेमाल करे। 5 बातों को इन्होंने बोला, इन्होंने जो गारंटी दिया है, पहले यही गारंटी इनका वादा था, जिसको इनके देश के गृह मंत्री बोले ये जुमला था। यही गारंटी ये जो अभी दे रहे हैं, ये गारंटी सीधे तौर पे फिर से देश की जनता को ये ठगने और छलने का काम कर रहे हैं। अगर गारंटी कोई दिया है तो 5 न्याय गारंटी इंडिया गठबंधन की ओर से कांग्रेस पार्टी ने दिया, और वो गारंटी कोई एसी कमरे में बैठ करके बनाई गई गारंटी योजना नहीं है। ये देश की जनता ने देखा कि सीधे तौर पे किस प्रकार देश के नेता राहुल गांधी जी ने पहला यात्रा किया। आपने देखा कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की यात्रा की। दूसरा यात्रा मणिपुर से लेकर के मुंबई तक करने का काम को किया। जन जन के पास जा करके कांग्रेस पार्टी ने 5 न्याय गारंटी बनाई। वो न्याय गारंटी जो हमारा घोषणा पत्र है, वो देख करके भाजपा के लोग तिलमिला उठे हैं। कहीं किसी भी घोषणा पत्र में अगर आप बताइए कि हम लोगों ने बोला है कि अल्पसंख्यक समाज को हम लोग आरक्षण देंगे, आरक्षण देने की बात किसी नेता ने कहा? केवल और केवल देश के प्रधानमंत्री जुमला देने का काम को कर रहे हैं। अब फिर से देश के लोगों को और देश के नौजवानों को खास तौर पे धर्म के आधार पर बांटने का काम को कर रहे हैं। ये होने वाला नहीं है। देश की जनता जाग चुकी है, देश की जनता समझ चुकी है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी का जुमला है, ये जो गारंटी है, इस गारंटी को इस चुनाव में जवाब देगी। आप देखिएगा, ये 14 लोकसभा हमारा
झारखंड में 14 की 14 सीटों पर इनका बस चलेगा तो प्राइम मिनिस्टर, आप देखिएगा प्रधानमंत्री जी 14 के 14 सीटों पे प्रचार करने आएंगे। और भी बस चलेगा तो ब्लॉक स्तरीय ये प्रचार कराएंगे, प्रखंडों में प्रधानमंत्री जी को लेकर के जाएंगे। क्योंकि इनके पास कोई नेता नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है भाजपा के पास कि 10 वर्षों का काम बताए जाकर के कि 10 वर्षों में हमने क्या क्या काम किया जी। बटर जी का रुक कर, बटर जी मुझे याद है कि आपके साथ इससे पहले जो डिबेट में बैठे थे, आपने बीजेपी के मित्रों को कहा था कि अभी इंतजार कीजिए कि तीसरे फेज का चुनाव संपन्न होने दीजिए, उसके बाद देखिए मुद्दे किस तरह बदलते हैं। तो उस फेज से पहले ही क्या आपको लग रहा है कि ये उसी की वानगी है कि धर्म आधारित आरक्षण की बात कही जाने लगी? और जैसा सनी भी कह रहे हो, मेरा सवाल भी ये था कि किसने किससे कहा, कब कहा, किसके मैनिफेस्टो में, तो आखिर ये बात क्यों? देखिए, मैंने तीसरे फेज के नहीं, सेकंड फेज के बाद कहा था। उस समय सेकंड फेज का उस दिन इलेक्शन हो रहा था। तो साफ ही है। देखिए, जब हेमंत जी और केजरीवाल जी को अरेस्ट किया गया तो उस समय एक नारा बहुत पॉपुलर हुआ, जब जब मोदी डरता है ईडी ईडी करता है। और अब ये नारा इलेक्शन में चल रहा है कि जब जब मोदी डरता है मुस्लिम मुस्लिम करता है ना। तो देखिए, जब उनके पास अब कोई टॉक भी नहीं, विकास की बात कर नहीं सकते, महिलाओं की अस्मिता बचाने की, इज्जत बचाने की बात कर नहीं सकते, महंगाई पे बात कर नहीं सकते, नौकरियों पे बात कर नहीं सकते, तो बात किस पे करें? तो नया टॉपिक खोज लो भाई, मुस्लिम रिजर्वेशन। तो मुस्लिम रिजर्वेशन तो, और स्पेशली फॉर कर्नाटका। और 29 साल पहले HD देवगौड़ा ने वो 4% का कोटा ओबीसी में कर्नाटका को दिया था, क्योंकि एक वहां भी एक कमेटी बनी थी, जैसे सचर कमेटी थी सेंटर में, वहां की कमेटी थी, उसने एडवाइस किया था। पहले 6% किया गया, उसको बाद में HD देवगौड़ा ने 4% पे लागू कर दिया, जो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ। और सुप्रीम कोर्ट, और यही मोदी जी हैं जो HD देवगौड़ा और उनके बलात्कारी बेटे पोते के साथ उसके लिए वोट मांग के आए। आज भी जब बोल रहे हैं मुस्लिम को रिजर्वेशन नहीं होने दूंगा, तो JDS के HD देवगौड़ा का नाम तो लेना चाहिए था कि उन्होंने गलत किया। और आप, एक बात मैं जनता से पूछना चाहता हूं, आपसे भी पूछना चाहता हूं कि क्या ओबीसी, मुस्लिम्स में ओबीसी नहीं है? हमारे यहाँ तो नगर निगम इलेक्शंस में ओबीसी में मुस्लिम महिलाएं खड़ी हुई हैं, जीती भी हैं। और अगर मुस्लिम ओबीसीज को ओबीसी काउंट नहीं किया जाता, तो खाली हिंदू ओबीसीज को ओबीसी काउंट किया जाएगा, तो क्या वो जाति रिलेटेड रिजर्वेशन नहीं हो गया हिंदुओं के लिए खाली? तो ये देखिए, बहुत थिन लाइन है, ये दोनों तरफ की बातें हैं। और बड़े चालाकी से उनको बात क्या करनी चाहिए थी, एक तो मुस्लिम मुस्लिम आया, एक मंगलसूत्र का बहुत उनका फेमस आया। आपको मैं वो भी बता देता हूं, क्योंकि वो उन्होंने क्या कहा है और किस चीज की वो भूमिका तैयार कर रहे हैं। आपको मालूम है कि पिछले 2 सालों में 100% इंक्रीज हुआ है गोल्ड लोन का। इस देश के गरीबों ने 40,000 से 80, करीब 1 लाख करोड़, 85,000 से 1 लाख करोड़ रुपए के गहने बैंकों में, NBFC और ये अनस्ट्रक्चर्ड मार्केट में रख के उठाया है लोन। और औरतें सबसे पहले कौन सा गहना रखती हैं? उनके पास, जिसके पास कुछ भी नहीं और गहना हो, तो मंगलसूत्र सोने का होता है, उसको रख के, तो वो गिरवी रख दिया उन्होंने। और अगर ये पैसा वो नहीं चुका पाए, तो आपको लगता है कि जो 25 लाख करोड़ जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट का माफ हो गया, इनका माफ हो जाएगा? नहीं, वो ऑक्शन होगा। तो मोदी जी ने बड़ी चालाकी से बोला, आपका मंगलसूत्र लूट लेंगे, पर ये नहीं बोला कि NDA वाले लूटेंगे, बैंक लूटेंगे। समझे? दूसरी बात, बेटी बचाओ, उन्होंने ये नहीं बताया कि NDA से बचाओ। रमन्ना जर्मनी भाग गया, पर उनके मुंह से एक हाय नहीं निकली। और क्लैरिफिकेशन कौन दे रहा? अमित शाह। वोट मांगा नरेंद्र मोदी जी ने हसन जाके कि इसको वोट दो, आप इसका वोट दोगे, इनको वोट दोगे तो आप मोदी को वोट दोगे, इनका वोट सीधे मोदी के खाते में जाएगा। तो माफी भी तो मोदी जी को मांगनी चाहिए, अमित शाह क्यों माफी मांग रहे हैं? तो देखिए, बहुत, मतलब जिसको कहते हैं कि मेरे पास वर्ड्स नहीं है, मैं किसी PM के लिए इतने वर्ड्स यूज नहीं करना चाहता, बट जिस तरह की डेरोगेटरी नैरेटिव ये सेट कर रहे हैं, अरे आप बात कीजिए, बोलिए देश की जनता को गरीबी से कैसे छुटकारा दिलाएंगे, नौकरियां कैसे देंगे, उनकी मतलब भूखमरी से कैसे निजात दिलाएंगे। ये सब नहीं बात है, हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। अब क्या ही बात करें इनकी हम। कवाल साहब, बहुत गंभीर आरोप आपके दोनों प्रवक्ता लगा रहे हैं, दोनों सहयोगी जो आपके साथ बैठे लगा रहे हैं। जिस तरह से कहा जा रहा है कि सनी ने बहुत अच्छी बात कही कि 10 सालों का जो काम किया है मोदी सरकार ने, मोदी गवर्नमेंट ने, उसको सामने रखकर जनता के दरबार में नहीं जा रहे हैं, उसको सामने रखकर जनता से वोट की अपील नहीं किया जा रहा।
मुद्दे नहीं है, इसलिए धर्म आधारित आरक्षण की बात हो रही है, मंगलसूत्र की बात हो रही है? देखिए, पहले ये विवाद यानी कि चिंगारी भड़काते हैं, जब ये करते हैं तो ये कहते हैं कि हम लीला करें, और जब मोदी उसका जी जवाब उसका देते हैं तो कहते हैं कि गुंडागर्दी करें। ये कौन ऐसा मुद्दा है जो देश में मैं कह सकता हूं कि मोदी जी ने काम किया नहीं? 24 घंटा, एक दिन तो कहीं भी आपका छुट्टी तक उन्होंने नहीं लिया। देश की आवाम के लिए, देश के जनता के बहबूदगी और तरक्की के लिए दिन रात मेहनत और मशक्कत। यही कंप्लेन तो सनी का है कि क्यों इसको सामने रखकर वोट नहीं मांगा जा रहा है। क्या चीज है? तो कहाँ हम कह रहे हैं? तो पहले हम तो काम की बात करते हैं, अब ये 1977 की बात करते हैं। सुन लीजिए, हम बेरोजगारी की बात करते हैं, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पास। यही आदत खराब है। हम आपकी बारी होगी तो हम तो मैं डिस्टर्ब नहीं किया। नहीं जी जी जी, ठीक है, बोलिए बोलिए। आपका बटर बाबू इस पर अमली जानवा पढ़ा रहे हैं और तरीके से बोलते हैं, लेकिन हल्ला करने से और कुछ मसला हल नहीं होता है। जनता को भी नहीं सुनाई देता है, नहीं देता है। और जानते हैं, हल्ला करने से ये लोगों के बीच में मैसेज जाता है कि आप में कमी है, इसलिए आप अपनी बात मुकम्मल कीजिए। बात को आप मेरा दबाना चाहते हैं। अब बताएं कि कौन ऐसा इशू नहीं। अब देखिए, 80 करोड़ लोगों को हम आपका इतना बड़ा महामारी हुआ, जो देश में ही नहीं दुनिया में महामारी हुआ। भारत पहला देश है। मोदी जी एक लोगों को भी भूख से तड़प तड़प कर दम नहीं तोड़ने दिए। वैक्सीन आया, वैक्सीन से देश की जनता को सुरक्षा भी दिया और विदेशों में भी वैक्सीन उन्होंने भेजने का काम किया। और तब से निरंतर 2029 तक 80 करोड़ लोगों को उन्हें कहा है कि मुफ्त में अनाज हम देंगे और दे रहे हैं। अब 80 करोड़ लोगों को हमने सिलेंडर दिया 80 करोड़ लोगों को उज्ज्वला योजना के तहत। आप देख रहे हैं, बिजली दे रहे हैं, हर तरफ तो काम, सड़क आप देख रहे हैं। पहले तो इनके सरकार में ठीक है, हम आपकी उस बात को नहीं काट रहे हैं। हमारा सवाल यही कमाल साहब कि बिजली दे रहे, आप जो बोल रहे हैं, इन्हीं बातों को लेकर जनता के दरबार में क्यों नहीं जाया जा रहा? क्यों मुस्लिम आरक्षण की बात आ रही है? ऐसा है सारिक बाबू, ये देखिए, जनता की आवाज में पहले ये छेड़ते हैं। अब देखिए, रांची लोकसभा का हमारा प्रत्याशी है, ये देखिए पूरा किताब इन्होंने क्या क्या काम किया है। इन्होंने 5 साल के अरसे में सांसद संजय सेठ जी ने किताब निकाला है और किताब निकाल कर बांटने। अगर बोलिएगा तो पूरा समय हम पढ़कर इसी 2-3 घंटे लग जाएंगे। अच्छा, सनी इतना कार्य इन्होंने किया है। और नहीं तो मेरे मित्र कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं, पढ़ दी और इसमें कहें छोड़ दीजिए देश का, सिर्फ रांची लोकसभा का उन्होंने किताब बहुत अच्छा काम किया हमारे सांसद संजय सेठ जी ने कि निकाल कर। और उन्होंने कहा, और इस पर मोदी जी का भी क्या क्या प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से बनी योजनाओं की बात करेंगे। कमाल साहब, सनी से एक सवाल लेते। सनी, जब पहला चुनाव मोदी ने लड़ा था, नरेंद्र मोदी ने लड़ा था, तो सबका साथ सबका विश्वास की बात आई थी। फिर सबका साथ भी आ गया था 2019 के चुनाव में कि सबको लेकर चलना। लेकिन इस बार जो चुनाव हो रहा है, पहले चरण के बाद ही से देखने को मिल रहा है कि उसी अपने जो नारा जो दिया गया था कि सबका विश्वास, सबका साथ, सबका विकास, उसी में सेंधमारी की जा रही है। हर दूसरे मंच से मुस्लिम जो वोटर्स है या मुस्लिम जो समुदाय है उसको टारगेट किया जा रही है। जो धर्म आधारित आरक्षण की बात को लेकर प्रधानमंत्री ने जो बयान दिया, वो इसकी एक वानगी मात्र भर है। देखिए, सीधे तौर पे देश के प्रधानमंत्री ने जो ये मुद्दा उठाया, इस मुद्दा का कोई हाथ पैर नहीं है। इन्होंने देखा कि जब प्रथम चरण का चुनाव हुआ 102 सीटों पे, और जिस प्रकार देश की जनता ने, आप जब रिजल्ट आएगा तब आप देखिएगा प्रथम चरण का चुनाव और दूसरे चरण के चुनाव में सीधे तौर पे इन्होंने जो एक नैरेटिव सेट करने का काम कोशिश किया था कि अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, तो इन्होंने देखा कि ये 200 का आंकड़ा पार नहीं कर पा रहे हैं, तो अब क्या करें? काम तो इन्होंने किया नहीं है 10 वर्षों में। इन्होंने 10 वर्षों में केवल और केवल झूठे वादे, जुमला, और जो 2-4-10 व्यापारिक लोग हैं बड़े बड़े, किसानों का कर्जा माफ नहीं किया, अडानी अंबानी का कर्जा माफ किया इन्होंने,
सीधे तौर पे रोजगार देने का काम नहीं किया। पहली बार इतिहास में देश में इतना बेरोजगारी चरम सीमा पे है। जो सरकारी संस्थाएं थी उन संस्थाओं को इन्होंने सीधे तौर पे प्राइवेटीकरण करने का काम को किया। अभी अभी चर्चा चल रही है कि अगर इनकी सरकार दोबारा आती है तो ये जो कोल इंडिया में 2.5 लाख वर्कर है, ये कोल इंडिया को भी सीधे तौर पे प्राइवेटीकरण करने का काम को करेंगे। 30 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 30 लाख वर्कर है पूरे देश में। अब पूरा देश का सरकारी कर्मचारी इस सरकार से परेशान है कि ये सरकार सीधे तौर पे प्राइवेटीकरण करके इनके जो 2-4 मित्र हैं उनको ये लाभ पहुंचाने का काम को कर रहे हैं। ये कहां जाके भाषण दे रहे हैं? तेलंगाना में। ये भाषण कहां दे रहे हैं? कर्नाटका में। इनको पता है कि साउथ से ये साफ हो चुके हैं और हमारे तरफ ये हाफ हो चुके हैं। तो निश्चित तौर पे जब रिजल्ट आएगा तो आप देखिएगा इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और 14 की 14 लोकसभा सीटें झारखंड की, मैं बता रहा हूं, 14 की 14 लोकसभा सीटें इंडिया गठबंधन जीतने का काम को करेगी। जिस तरह इन्होंने कुकर्म के तहत राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री को जेल भेजने का काम किया। देश में एक आदिवासी मुख्यमंत्री था और जो मुख्यमंत्री लगातार जनहित के मुद्दे पर और लोगों के विकास के लिए काम कर रहा था, इन्होंने उनको साजिश के तहत जो सरकारी संस्थाएं हैं ईडी सीबीआई छोड़ करके परेशान कर करके जेल भेजने का काम को किया। संजय सेठ की बात कर रहे हैं, रांची लोकसभा के सांसद की। संजय सेठ के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में आपको मैं बता देना चाहता हूं, लापता सांसद का सीधे तौर पे पर्चा साटा गया था। लगता है इनको जानकारी नहीं है। कोई भी सांसद अगर क्षेत्र में उपस्थित होता है और विकास करता है तो उनके लिए लापता सांसद का कहीं पर्चा नहीं लगता है। मैं तो फिर से बोल रहा हूं, 10 वर्षों का काम बताए कि नौजवानों के भविष्य के लिए इनके पास आने में वाले में क्या एजेंडे है। कांग्रेस पार्टी ने 30 लाख नौकरी देने का वादा किया। जो नौकरियां खाली है, रिक्त पड़ी हुई जो नौकरियां है, उस नौकरियों को फर्स्ट फेज में भरने का बात को आदरणीय राहुल गांधी जी कर रहे हैं कि हमारी सरकार आई तो सबसे पहले हम 30 लाख नौकरियां देंगे। जो पढ़े लिखे नौजवान है उन नौजवानों को 1 लाख रुपए सालाना हम लोग भत्ता देने का काम को करेंगे, स्टेपन देने का काम को करेंगे। आरक्षण की ये बात कर रहे हैं। हमने संविधान बनाने के लिए भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को बुलाया और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान को लिखा। ये जहां तक बात कर रहे हैं, हमने तो कहीं कोई नेता का बयान बता दीजिए, मैंने पिछले बार भी बोला और अभी भी बोल रहा हूं, या हमारा कोई भी घोषणा पत्र में जहां हम लोगों ने बोला है कि अल्पसंख्यकों को हम लोग आरक्षण देंगे, कहीं कोई ये मुद्दा ही नहीं है। जो गरीब लोग हैं, जो दबे कुचले लोग हैं, 80 करोड़ लोगों को ये बात कर रहे हैं कि हम राशन मुहैया करा रहे हैं। आप सोच लीजिए 10 वर्षों में इन्होंने कहां लेकर के गए देश के आम जनमानस को। 140 करोड़ की आबादी में 80 करोड़ लोगों को ये फ्री राशन देने का काम कर रहे हैं। मतलब आप समझिए, इनका ही बात मैं बोलना चाह रहा हूं। 80 करोड़ लोग देश में बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। 80 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। इन्होंने उनके भविष्य के लिए क्या किया? तो फ्री में हम 5 किलो राशन दे रहे हैं। यही भविष्य ये तय कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता और देश के प्रधानमंत्री। इनको जवाब मिलेगा शरीफ जी, झारखंड में भी जवाब मिलेगा और पूरे देश में जवाब मिलेगा। आप देखिएगा चुनाव में। बटर साहब का हम रुख कर लेते हैं। बटर साहब, एक छोटा सा तजुर्बा शेयर करना चाह रहा हूं आपसे। हम रिपोर्टिंग के दौरान इस पर्टिकुलर चुनाव में निकले तो वहां पर यंगस्टर्स को हमने देखा, जो हम पिछले कई डिबेट से आपके साथ बात भी कर रहे हैं कि मुद्दे कहीं गौन हो रहे हैं। यंगस्टर्स जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं वो बात कर रहे हैं एजुकेशन की, ट्रांसपोर्टेशन की, साथ में कृषि की। भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए स्टेट में, देश में, उनका ये एजेंडा है। तो इन मुद्दों पर एक फर्स्ट टाइम वोटर बात कर रहा है, लेकिन जो अलग अलग राजनीतिक दल है उनके मुद्दे कहीं जो ये बेसिक मुद्दे हैं वो गौन हो गए और इस तरह के मुद्दों पर हम बात कर रहे हैं, इस तरह के मुद्दे खबरें बन रही है और इस तरह के मुद्दों पर हम चर्चा कर रहे हैं। नहीं, देखिए, हमारे मुद्दे तो बहुत क्लियर हैं। हमने तो कभी नहीं धर्म पे बात की, हमने तो कहीं हिंदू मुसलमान नहीं किया। हम तो विकास पे ही बात कर रहे हैं। हम तो नौकरियां देने की बात कर रहे हैं, हम महंगाई कम करने की बात कर रहे हैं, हम गारंटी दे रहे हैं कैसे मार्जिनलाइज। सबसे बड़ा देखिए, रिजर्वेशन जो आया था, अंबेडकर जी ने रिजर्वेशन दिया था। और क्यों दिया था? क्योंकि उन्होंने एक वर्ड है मार्जिनलाइज्ड, है ना, कि जो मुख्य धारा से नहीं जुड़े हुए हैं वो कहीं न कहीं मुख्य धारा से अलग रह गए। उन सोसाइटीज को, तो उस समय ST SCs को उन्होंने रिजर्वेशन दिया। मैंने पहले भी बोला।
अब आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी सुनाता हूँ। मैं जैसे यहाँ आ रहा था तो मैं एक डिबेट सुन रहा था जी। प्रियंका चतुर्वेदी और एक बीजेपी के प्रवक्ता थे, वो वकील, क्या नाम है जिनकी, नोएडा में उनके साथ हादसा भी हुआ था, क्या पहले वो सपा में थे। तो प्रियंका चतुर्वेदी ने बहुत क्लियरली बताया, और ये बातें बहुत लोगों को नहीं पता है, कि मराठा रिजर्वेशन का आंदोलन हुआ महाराष्ट्र में। पहले तो फर्नांडिस ने मार लाठी पिटवाया सबको, बच्चों को तक नहीं छोड़ा, और उसके बाद जो रिजर्वेशन दी बीजेपी की गवर्नमेंट ने, बीजेपी और एनसीपी जो मिक्स्ड खिचड़ी है शिंदे गवर्नमेंट ने, उन्होंने ओबीसी का, क्योंकि 50% से ज़्यादा नहीं दे सकते थे, तो मराठा रिजर्वेशन एडजस्ट करने के लिए ओबीसी का रिजर्वेशन कम कर दिया। तो क्या मोदी जी ने ये बताया? और आज वहां पर ओबीसी वर्सेस मराठा लड़ाई चालू है, और ये काम किसका है? एनडीए का। पर ये तो किसी को बताया नहीं, ये तो पता ही नहीं है किसी को। मैं तो आपके चैनल से, अगर नहीं पता है तो लोग पढ़ें कि महाराष्ट्र में क्या कांड किया है बीजेपी ने। तो ये देखिए, पिक एंड चूज करते हैं। और भी बहुत सारी बातें हैं। देखिए, हमारा इंडिया गठबंधन को ये मोदी जी बहुत जिसको मतलब लुक डाउन करते हैं, पता नहीं, अपने आप को एक प्रभुत्वा, मतलब जिसको कहते हैं ना प्रभुता, कि वो क्योंकि क्लेम करते हैं हम राम जी को लाए थे, तो वो अब राम जी से भी बड़े महापुरुष अपने आप को, माफ करिएगा, पर वो क्लेम कर रहे हैं। तो एक मैं ऐसे नेट से सर्फ कर रहा था, मैंने अभी एक और चैनल में ये शेर पढ़ा, अभी 6 लाइनों की नज्म है वसीम बरेलवी की, कि ये बीजेपी वाले जो हमारे साथ कर रहे हैं, तो हमारा जवाब उनको क्या है? तुम गिराने में लगे थे, तुमने सोचा ही नहीं, मैं गिरा तो मसला बनकर खड़ा हो जाऊंगा। मुझको चलने दो अकेला, है अभी मेरा और सफर, रास्ता रोका तो काफिला बन जाऊंगा। सारी दुनिया की नजर में है मेरा अहदे वफा, तुम एक तेरे कहने से क्या मैं बेवफा हो जाऊंगा। तो मोदी जी जितना मर्जी बोल ले जनता के बीच में, और जनता के लिए हमारा देखिए एक बहुत सादा सा एक मांग है जनता के लिए, कि तेरे प्यार की इंतहा चाहता हूं, मेरी सादगी देख मैं क्या चाहता हूं। देखिए, फिर वही घूमकर फिर वापस आ रहे हैं कमाल साहब। आपने एक प्रिंटेड किताब भी दिखाई कि जो काम किए गए उसका उल्लेख किया गया। हमारा सवाल फिर वहीं पर घूमकर आ रहा है कि अगर काम हुआ है, काम 10 सालों में ऐसा नहीं कि काम नहीं हुआ, बहुत काम हुए मोदी गवर्नमेंट में, तो उन कामों को सामने रखकर जनता से क्यों नहीं वोट अपील की जा रही? क्यों ऐसे मुद्दों, जिन मुद्दों को आम जनता से सरोकार नहीं है, भट्टर साहब ने जैसा उदाहरण दिया महाराष्ट्र में मराठा आंदोलन जो हुआ था उसको लेकर, उस बात को सामने क्यों नहीं रखा गया? क्योंकि वहां पर तो आप सरकार चला रहे हो, तो क्या पिक एंड चूज वाली राजनीति चल रही है? देखिए, ऐसा है सारी बाबू कि प्रधानमंत्री जी एक जनसभा में संबोधित कर रहे हैं, कितनी बातों को बोल रहे हैं, लेकिन एक बात को उन्होंने जवाब दिया, जब इन लोगों ने छेड़ा तो जवाब दिया, नहीं तो आज तक तो उन्होंने सबका साथ सबका विकास, तो चुनाव का समय है, इसका जवाब देना प्रधानमंत्री जी को उचित था। लेकिन जैसे भट्टर साहब हमारे छोटे भाई की तरह हैं जी, शेर इन्होंने कहा, आप तो मानिएगा नहीं, आप भी जाओ। मैं भी एक शेर आपका अर्ज करना चाहता हूँ कि इस तरह रोज इल्जाम सुनाई देंगे, हम कहाँ तक तुझे ऐ दोस्त सफाई देंगे। जब तक आईने में खुद को नहीं देखोगे, तब औरों में तुम्हें ऐब दिखाई देंगे। आज जो लोग हराने पर तुले हैं मुझको, जीत जाऊं तो यही लोग बधाई देंगे, और यही बधाई देंगे। आज देखिए, न्यूज 11 मैं बधाई देता हूं, झारखंड, बिहार, और पूरा नाम है देश में न्यूज 11 का, और झारखंड बिहार में तो खासकर किसी को भी झारखंड के खबर को पता करनी है तो न्यूज 11 सबसे पहले देखता है। और इतना पॉपुलर चैनल के पे यहाँ पर कहकर मैं आपको अर्ज करना चाहते हैं कि ये काम है कि कहाँ नहीं है। अब हाय तवा मचा हुआ है, कोई मुख्यमंत्री कह लिए गए जेल, कोई महात्मा गांधी की तरह तो आपका नमक सत्याग्रह करके जेल नहीं। आपको याद होगा कि मोदी जी ने पहले ही कहा था कि न मैं खाऊंगा और न खाने दूंगा। ये आपको याद है कि 2014 में ही उन्होंने कहा था कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, और जो खाएगा गलत ढंग से
भ्रष्टाचार करके तो उनके पेट में हाथ डालकर भी निकालने नहीं, बहुत का काम अच्छी बात करूं। प्रधानमंत्री ने कहा, और प्रधानमंत्री लगातार कार्रवाइयां भी कराते हैं ऐसे लोगों करा, पर। भ्रष्टाचार सवाल ये तो- रहता है विपक्ष की तरफ से कि क्यों बीजेपी शासित राज्यों में कोई अधिकारी, कोई नेता, कोई मंत्री क्यों करप्शन के चार्जेस में जेल नहीं जाता? सवाल तो यही रहता है। ऐसा है कि जो भी भ्रष्टाचारी हमारे शासन में हो या विपक्ष के शासन में हो, उन्होंने अपने लिए ही नहीं कहा, सबके लिए कहा है। अगर हमारा भी होगा, गलत काम करेगा तो उसका भी पेट में हाथ डालकर उनको भी निकालने का काम किया जाएगा और सीधे उनका काम होगा जेल, चाहे राहुटवार जेल हो चाहे तिहाड़ जेल हो। चलिए, तो लगता है कोई कि हमारे सामने कमाल नहीं साहब है। अब ये डिबेट मुशायरे की तरफ बढ़ रहा है। सनी के पास रुक करते हैं, सनी के पास भी कोई शायरी अगर हो तो। देखिए, सीधे तौर पे अगर मैं बताऊं तो देश के प्रधानमंत्री जी ने जो भाषण दिया और जिन शब्दों का इस्तेमाल किया और आरक्षण पे वो चले आए, कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है पूरे देश में जो कि सभी को साथ लेकर के देश में चलने का काम को किया, सभी के विकास को करने का काम को किया। किस प्रकार आप देखते होंगे, आज अगर ये आरक्षण की बात कर रहे हैं, 10 वर्षों तक सत्ता में रहने के बावजूद कांग्रेस पार्टी अगर ऐसी बात करती तो जो चुनाव हो रहा है लोकसभा चुनाव, तो जो स्कूलें कांग्रेस पार्टी के राज में बनी, उसी स्कूलों पे लोकसभा का चुनाव होता है। जो लोग बैठ करके यहां कोविशील्ड की बात कर रहे हैं कि वैक्सीन दिया गया, आज के अखबारों के माध्यम से हमने देखा कि उस वैक्सीन का किस प्रकार देश के जनता के ऊपर असर हो रहा है, नौजवानों के ऊपर असर हो रहा है। अब एक और घोटाला आएगा कि इसके बदले एक और वैक्सीन लिया जाए। रही बात भ्रष्टाचार की कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, जो लोग खाए हैं और जो इनके पार्टी में है उनके लिए कोई कानून नहीं है। जिनके ऊपर देश के प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया, जिनके ऊपर देश के गृह मंत्री ने आरोप लगाया, झारखंड का यह किस्सा मैं बताता हूं, आपके पास अगर होगा वीडियो तो आप उसे चला कर दिखाओ भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय प्रवक्ता महोदय को कि देश के गृह मंत्री ने भाषण में सदन में बोला, मधु कोड़ा घोटाला किसने किया, गीता कोड़ा किसकी पत्नी है, उनको लेकर के पार्टी में किसने फिर प्रत्याशी बनाया, भारतीय जनता पार्टी ने। अजीत दादा पवार का घोटाला किसने माफ कर दिया, भारतीय जनता पार्टी ने। हेमंत बिस्व शर्मा के ऊपर आरोप लगाते थे, मुख्यमंत्री किसने बनाया, भारतीय जनता पार्टी ने। ऐसे शरीफ जी सैकड़ों नाम है जो दूसरे दल में थे, विपक्ष में थे, तो इनको अच्छा नहीं लगता था, इनको घोटालाबाज नजर आता था। लेकिन जब वो भाजपा में चले गए तो प्रधानमंत्री जी ने बाहें फैला करके उनको गला लगाया कि आओ अब तो आपको मैं पद में देता हूं, मुख्यमंत्री बनाता हूं, मंत्री बनाता हूं। आपको मैं बता रहा हूं, फिर से मैं बार बार मुद्दों की बात कर रहा हूं। कांग्रेस पार्टी सीधे तौर पे इंडिया गठबंधन, देश में जो 10 वर्षों का इनका शासन रहा, उस शासन में इन्होंने जो कुकर्म किया, ये सीधे तौर पे जब इनकी सत्ता चली जाएगी तब इनका पता चलेगा कि किस प्रकार इन्होंने हजारों करोड़ रुपए अडानी का माफ करने का काम को किया। ऐसे 4-5 मित्र हैं देश के प्रधानमंत्री जी का जिनको ये लाभ पहुंचाने का काम करते हैं। जब किसानों ने एमएसपी को लेकर के आंदोलन किया, आपने देखा, अभी महीना भर भी नहीं हुआ, दिल्ली में कीले ठोकवाने का काम को इन्होंने किया सड़कों पे कि किसानों के पैर में कील गड़ जाए, किसान मर जाए, किसान मर जाए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। मणिपुर में महीनों दिन तक आंदोलन चला, आदिवासी महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ, देश के प्रधानमंत्री ने एक शब्द नहीं बोला। देश के प्रधानमंत्री और भाजपा के लोग सीधे तौर पे जो देश के आदिवासी, दलित, दबे कुचले लोग हैं, उनको केवल ठगने और छलने का काम को किया है 10 वर्षों में। इनको इस सरकार को जवाब मिलेगा इस बार, आप देखिएगा। हमारा मुद्दा है, मैं फिर से बोल रहा हूं, हम लोग जो पढ़े लिखे नौजवान है देश में, जो बेरोजगार नौजवान है, उनका भविष्य के बारे में सोच रहे हैं, उनको रोजगार देने की बात कर रहे हैं। हम उनको बांटने का काम नहीं कर रहे हिंदू मुस्लिम के नाम पर, हम उनको आपस में लड़वाने का काम को नहीं कर रहे हैं। हमारे नेता
मोहब्बत की दुकान खोलने का काम को कर रहे हैं। ये नहीं कि मंच से बोल रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम को आपस में बांटने का काम को करे। देश के प्रधानमंत्री 10 वर्षों तक प्रधानमंत्री रहे, उसके बावजूद भी अगर उनको ये सहारा लेना पड़ रहा तो ये दुर्भाग्य की बात है। उनको 10 वर्षों का हिसाब देना चाहिए कि कितना रोजगार उन्होंने दिया, कितना किसानों का एमएसपी माफ किया, कितना उन्होंने महिलाओं के साथ खड़ा हुए, महिलाओं को कितना उन्होंने नौकरियां दी। तो इन सब बात पे कोई नहीं है। महंगाई कितना कम किया, कोई एजेंडा नहीं है इनके पास। ये फिर वही जुमला देना शुरू कर दिए, हमारी सरकार आएगी तो ये देंगे। इतना मोटा किताब लेकर के बैठे हैं और सांसद महोदय का पर्चा छप रहा है कि गायब है सांसद रांची से संजय सेठ जी। संजय सेठ जी मुझे लगता है कि 365 दिन में से 300 दिन 300 साढ़े 300 दिन दिल्ली में ही रहने का काम किए 5 सालों में। अब जाइए ग्रामीण क्षेत्रों में, पता चलेगा आपको कि संजय सेठ जी कितना क्षेत्र में नजर आते थे। निश्चित तौर पे इनको जवाब मिलेगा। 10 वर्षों का इनका जो कुशासन रहा है, जनता 2 चरणों में इनको जवाब दी है और घबराए हुए हैं। प्राइम मिनिस्टर भी डरे हुए हैं कि कहीं अगर हमारी सत्ता चली गई तो जिस प्रकार इन्होंने दुरुपयोग किया सरकारी संस्थाओं का, कहीं वैसा तो नहीं हो जाएगा हमारे साथ। चूंकि जितना गलत इन्होंने किया है, अभी तो प्राइम मिनिस्टर फंड जो है वो फंड खुलना बाकी है। अभी तो केवल इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से जो पैसा आया वो खुला है कि इन्होंने किन किन लोगों से चंदा लिया। जो वैक्सीन की बात कर रहे थे, वैक्सीन कंपनी से भी चंदा लिया है इन्होंने। ये बताए ना, देश की जनता देख रही है। जी भट्टर जी, आप कुछ कहना चाह रहे हो, उससे पहले एक सवाल भी, आप अपनी बात भी रखिएगा। आप क्या अज्यूम कर रहे हैं कि अभी चुनावी माहौल में और ऐसे बहुत सारे मुद्दे आने वाले, उछलने वाले हैं, आपका अजम्पशन क्या कहता है कि जिसका कोई आधार नहीं है, वैसे मुद्दे आने वाले हैं देश की सियासत में, और जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं, जन सरोकार के मुद्दे हैं, वो कहीं पीछे दरवाजे से बाहर जाते नजर आ रहे हैं? नहीं शरीफ जी, लगता है आपको कोई पावर है। आपने मैंने वन की बात पढ़ ली, मैं उसी पे बात करने जा रहा हूँ। जी जी। कल एक डिबेट हो रही थी, 4 PM एक चैनल है यूट्यूब में। 6-7 वरिष्ठ पत्रकार थे राजस्थान और गुजरात के। देखिए, प्रधानमंत्री देश का होता है, जब उस पर टिप्पणियां होती हैं, उनको बैड लाइट में दिखाया जाता है, तो सबको तकलीफ होती है। क्योंकि मैं इंडियन हूँ, हमारे देश के प्रधानमंत्री पे अगर आरोप लगते हैं और उनको उनकी कमजोरियां गिनाई जाती हैं और वो क्या गलत बोल रहे हैं, तो वहाँ अभी सबसे बड़ा बात है, जो मैंने कहा था सेकंड फेज के बाद मुस्लिम तो हो गया, एक जो अभी ब्रह्मास्त्र है वो रह गया, आंसू बहाना। तो आपको जान के हैरानी होगी कि गुजरात के सट्टा बाजार में उसका रेट अभी 80 पैसे है कि अबरी बार जब जाएंगे मोदी जी आंसू जरूर बहाएंगे। तो उस आंसू पे हमारे भैया कमाल भैया भी हैं, एक और अहमद कमाल जी का शेर है, मैं इसलिए भी तेरे फन की कदर करता हूं, तू झूठ बोल के आंसू निकाल लेता है। तो ये हमारे मोदी जी पे अगर ऐसी टिप्पणियां लोग कर रहे हैं और वरिष्ठ पत्रकार कर रहे हैं जो पढ़े लिखे लोग हैं, तो आप सोचिए कि इंटरनेशनल डंका तो बजा ही रहे हैं मोदी जी। और अभी और एक बात, जैसे हम लोग से बड़ी गलती हो गई, हमने कह दिया कि मोदी जी वैसी चीज़ों पे बात नहीं करें जो उन्होंने काम किया है। देखिए, हमको समझने में भूल होगी, उन्होंने 10 साल खाली हिंदू मुसलमान ही किया, इसलिए वो 10 हिंदू मुसलमान गिना रहे हैं। अगर नौकरी देने का काम किया होता तो नौकरी के आंकड़े देखते, पर 10 साल तो उन्होंने हिंदू मुस्लिम, मैं अपनी बात वापस लेता हूं, उन्होंने काम किया है, जरूर इस देश के लिए किया है। हिंदू मुसलमानों में डिवाइड खाई बहुत चौड़ी की है और उसी को भाषण में बोल रहे हैं, उनकी गलती तो है नहीं, बीजेपी ने काम ही 10 साल ये किया है। तो मैं अपनी बात वापस लेता हूं कि उन्होंने कुछ काम नहीं, काम किया है और उसी की बातें कर रहे हैं। कमाल साहब, बहुत गंभीरता से आप भट्टर साहब की बातों को सुन रहे थे, काम का उल्लेख कर रहे हैं, जो काम की हम बात कर रहे हैं लगातार कि काम 10 सालों में जो हुआ है उसे जनता के दरबार में रखना चाहिए। भट्टर साहब कह रहे हैं कि ये काम किया गया जो उन्होंने कहा। देखिए, ऐसा है कि याद अभी हाल ही में विधानसभा का चुनाव हुआ, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, बहुत आपका ये कर देंगे वो कर देंगे, इनकी तीनों जगह गारंटी मोदी जी ने क्या किया कि मेरी गारंटी है। अगर काम हम लोगों नहीं किए रहते तो 3 जगह 2 जगह तो इनकी सरकार चली गई। मध्य प्रदेश में मजबूत स्थिति में थे,
टक्कर में थे, लेकिन इस बार तो मध्य प्रदेश में टक्कर से भी बेटक्कर होकर चले गए। आज स्थिति मध्य प्रदेश में है कि जो बोल रहे हैं कि कम नहीं, भारतीय जनता पार्टी के वोटर निकल रहे हैं, इनके पास अब कार्यकर्ता नहीं है। अब तीनों राज्य में तो लाखों कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन। और पॉपुलर मैंने चैनल इसलिए कहा कि झारखंड के एक एक आपका प्रखंड में आपका चैनल जाता है, और जहां देखिए कोई भी आपके माननीय प्रेस रिपोर्टर हैं कहेंगे कि विपक्ष तो है ही नहीं, देश में भी नहीं है, पूरा माहौल बना हुआ है। और आज मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं तारिक बाबू तीनों नेताओं से कि 4 जून को मैं भी आऊंगा, अपने चैनल में बुलाइएगा जी। और ये दोनों भी आएंगे भाई साहब, और बैठकर कि कमाल खान ने एक जिम्मेदारी से मैंने बात किया है कि 400 तो पार होंगे, ये कहीं नहीं है। और झारखंड में जहां तक है इस तरह आपको भी रिपोर्ट मिलता ही होगा कि सारा है, कहीं नहीं है। 2 सीट इनके पास था, वो भी दोनों सीट राजमहल हो और चाईबासा हो। 12 तो पहले से मेरे पास है ही झारखंड का। दोनों सीट आपका 14 के 14 लोकसभा यहाँ रहा, और 400 हम पार करने जा रहे हैं। क्या कह रहे हैं, इतना बड़ा मुद्दा महंगाई बेरोजगारी पर तो हमने काम किया ही किया, साथ ही साथ राष्ट्रीय मुद्दा इतना बड़ा था, हमने 370 धारा हटाया, इतना बड़ा काम है। इन लोगों ने आज तक 47 के बाद से हिंदू मुस्लिम फंसा के रखा था जम्मू कश्मीर में। वो हिंदू मुस्लिम का कहाँ मसला था। अब रहीम भाई जम्मू कश्मीर से रांची आ जाएंगे, रामलाल भाई जम्मू कश्मीर से रांची आ जाएंगे, यहाँ उनका वोटर लिस्ट में नाम चढ़ जाएगा, राशन कार्ड में नाम चढ़ जाएगा, यहाँ जमीन खरीद सकते हैं, फैक्ट्री खोल सकते हैं। लेकिन रांची का रहीम भाई हो या रामलाल हो, जम्मू कश्मीर में ना वोटर लिस्ट में नाम चढ़ता था, न उनका राशन कार्ड में नाम चढ़ता था, न वो जमीन रजिस्ट्री कर ले सकते थे, न फैक्ट्री खोल पाते थे। ये कैसा एक मुल्क में, उसी को भारतीय जनता पार्टी निरंतर कहती रही कि एक मुल्क में 2 निशान तो हट गया था, लेकिन 2 संविधान आपका चलता था। 1 मिनट में हमने 370 धारा है, उस पर भी भाई साहब लोगों ने कहा कि नहीं, ये तो हिंदू मुस्लिम का मसला है, ये हिंदू मुस्लिम का मसला है। हम राष्ट्रीय मुद्दा से ओतप्रोत चीजों को उठाते हैं और उसको हल करते हैं। जो जो हमने वादा किया था चुनाव घोषणा पत्र में अपना 2014 से लेकर 2019 तक, उसको हमने पूरा करने का काम किया। और 2019 से लेकर 2024 तक जो हमने वादा पूरा किया था 19 में, उसको हमने पूरा किया है। और आपका देख ले तारिक बाबू, सब मसलों को हमने लगभग हल करने का काम किया है। अब आने वाले दिन में आज हिंदुस्तान ही नहीं, मोदी जी को आज दुनिया नेता और भारत को जिस पहले विश्व गुरु था, हम विश्व गुरु के रूप में स्थापित करवाएंगे। हम यहाँ और जहाँ तक ईमानदारी से बात थी तो सनी के पास चलेंगे और सनी से जवाब लेंगे कि जो राज्यों के चुनाव का जिक्र कमाल साहब कुछ ऐड ऑन करना चाह रहे हैं अपनी बात में। कमाल साहब संक्षेप में मुकम्मल कीजिए। देखिए, तो मैंने कहा कि और आपने भी मुद्दा को उठाने का काम किया है। अब जैसे कि देखिए, हम लोगों ने डीजल और पेट्रोल पर दाम कम किया, एक्साइज ड्यूटी सुनिए ना जी, चुनाव के पहले हमने किया था ना जी, फिर 10 रुपया पहले हमने किया था ना। ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी नहीं थी, झारखंड सरकार का, कि सब देते चले जाए और हम हड़पते चले जाए। एक पैर इनका जेल में रहता है और एक पैर हम। जब मनमोहन सिंह जी जब थे प्रधानमंत्री तो हमारी सरकार थी, और उस समय 2G स्पेक्ट्रम में कौन जेल गया था? कमाल साहब बहुत एक के बाद एक आप आरोप लगा लिए। सनी, जो सवाल था आपसे, सवाल दोहरा दूं या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नहीं है, वरिष्ठ नेता बैठे हुए यहाँ पे, कमाल भैया का मैं सुन रहा था जी, कि 2014 से लेके 24 तक जो भी वादे भाजपा ने किया और देश के प्रधानमंत्री ने उसको पूरा किया। निश्चित तौर पे राज्य की जनता और राज्य के नौजवान देख रहे हैं
कि इनका एक वादा था 2 करोड़ सालाना रोजगार देने का। क्या 10 वर्षों में 20 करोड़ रोजगार मिला? ये राज्य की जनता और देश के नौजवान जानते हैं। इनका एक वादा था महंगाई कम करने का। मुझे लगता है कि हम लोगों को तो 35 रुपए लीटर पेट्रोल और डीजल नहीं मिला है, कमाल भैया को मिलता होगा, इसलिए ये बोल रहे हैं कि वादा निभाया गया है। 35 रुपए लीटर पेट्रोल डीजल मिलता होगा। गैस सिलेंडर 400 रुपए में मिलता था, मैं याद करा दूं आपके चैनल के माध्यम से। इन्होंने 700 रुपए बढ़ा दिए और 1100 रुपए गैस सिलेंडर का दाम कर दिया, और अभी बात कर रहे कि हमने 10 रुपए तो कम किया। तो राज्य की जनता और देश की जनता देख रही है आपके चैनल के माध्यम से 50 रुपया कि 700 रुपए जब बढ़ा दिए और उसके बाद 10 रुपए और 50 रुपए कम करने का ये बोल रहे हमने वादा निभाया। हो सकता है 15 लाख रुपए भी इनके अकाउंट में गए होंगे, हम लोगों के अकाउंट में तो आए नहीं, जो भाजपा के लोग होंगे उनके पास आए होंगे। निश्चित तौर पे जो 10 वर्षों में इन्होंने वादा किया, एक भी वादा निभाने का काम को नहीं किया। पूरा 10 वर्ष इन्होंने और इनके पार्टी के नेताओं ने, केंद्र में बैठे हुए सभी मंत्रियों ने, अभी आज एक मैं सुप्रियो भट्टाचार्य जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था, 1400 एकड़ जमीन, 1400 एकड़ जमीन, खुटकरी जमीन केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा जी के नाम पर, पवन बजाज जी के नाम पर आया है। ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं। पूरा राज्य और देश देख रहा है शरीफ जी, और इनको जवाब मिलेगा, इनको चुनाव में जवाब मिलेगा। इनके पास कोई एजेंडे नहीं है, ये बता ही नहीं पा रहे कि हमारी सरकार आएगी तो हम किस प्रकार देश के नौजवानों को आगे रोजगार देने का काम करेंगे, जो 10 वर्षों में हमने नहीं किया। चलो ठीक है, भविष्य हम कैसे इनका ठीक करें। हम लोगों ने देश के नौजवानों के लिए एजेंडे बनाए हैं, देश के महिलाओं के लिए एजेंडे बनाए हैं, देश के किसानों के लिए एजेंडे बनाए हैं। जो श्रमिक है देश में, सबसे अधिक तबका के लोग, जिनको 265 रुपए 270 रुपए मिलता है, उनको प्रत्येक दिन 400 रुपए देने की बात कह रहे हैं। इनके सरकार में और इनके राज में आपने अभी अभी देखा, बड़े भाई ने भी जिक्र किया, देश के प्रधानमंत्री मंच पे है, और रेवन्ना जो कि सबसे बड़ा अपराधी, मैं बोल रहा हूं अपराधी था, उनको ये गला लगा रहे हैं, उनके लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि इनको भारी से भारी मतों से विजय बनावे। जो बलात्कारी था, आज देखिए वो देश छोड़ करके भाग गया। इससे पहले भी इन्होंने नीरव मोदी, ललित मोदी, बहुत सारे लोगों को देश से भगाने में सहयोग किया है। तो भाजपा का जो चेहरा है वो बेनकाब हो चुका है, और राज्य की जनता ने साफ तौर पर देखा है कि भारतीय जनता पार्टी ने किस प्रकार 10 वर्षों में कुकर्म करने का काम को किया है, झूठ बोलने का काम को किया है। इनको जवाब मिलेगा, आप देखिएगा निश्चित तौर पे, और सनी को सुनने के बाद निश्चित तौर पे जवाब मिलेगा 14 लोकसभा सीटों में। बटर जी, आपको और सनी को सुनने के बाद लग रहा है कि जिस तरह से 10 सालों में आप उल्लेख कर रहे हैं कि जो वादे किए गए थे वादों को पूरा नहीं किया गया, किस तरह से जनता त्रस्त है। 4 जून को आपके अनुसार 4 जून को तब चौंकाने वाले नतीजे सामने आएंगे? नहीं, देखिए नतीजे तो जनता के हाथ में है बहुत। मैं कोई इतना बड़ा ज्ञाता भविष्य वक्ता नहीं हूँ, नॉस्ट्राडामस नहीं हूँ, या वेंगा बाबा नहीं हूँ कि मैं बता दूँ। हम कोशिश कर रहे हैं, जनता के बीच असलियत बता रहे हैं। इसलिए मैंने कहा, देखिए मैंने पहले भी रिपीट किया कि इन्होंने 10 साल जो काम किया उसका जिक्र कर रहे हैं, और 10 साल इन्होंने हिंदू मुस्लिम कैसे किया, मैं आपके प्रूफ दे देता हूँ। 10 साल में इनके पास गिनाने के लिए 2 काम है, राम मंदिर, बाबरी मस्जिद टूट के, हिंदू मुस्लिम, 370 हिंदू मुस्लिम। सो वैसे ही खाली दोनों काम किए जहां मुस्लिम्स इन्वॉल्व थे। महंगाई पे कोई काम नहीं किया, नौकरी पे कोई काम नहीं किया, औरतों की इज्जत बचाने के लिए कोई काम नहीं किया, क्योंकि उसमें हिंदू मुस्लिम का एंगल फिट नहीं हो रहा था, इनके नैरेटिव में फिट नहीं हो रहा था। इंदौर की बात कर रहे हैं, इंदौर के बोल रहे हैं कि मध्य प्रदेश में बीजेपी के कार्यकर्ता निकल रहे हैं। अरे आपने तो इंदौर के 24 लाख वोटर्स को अधिकार से वंचित रख दिया, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट था उनका वोट देना, और आपने तो ऐसा फील्ड सेट कर दिया। और वो मिस्टर बम जिन्होंने अपना वापस लिया, आई डोंट वांट टू से ही इज रियली अ बम, बट क्यों लिया आपको पता है? मुझे कल नहीं मालूम था, मैंने रात जाके पढ़ा कहानी। उसके अगेंस्ट स्टेट पीपी ने कोर्ट में 14 साल पुराने केस में जो धाराएं लगी हुई थी उसमें 307 धारा जोड़ दी, अटेम्प्ट टू मर्डर, और उसकी पेशी 8 मई को थी। उस डर से उन्होंने अपना नाम वापस लिया, पर ये नहीं बताएंगे क्योंकि पीपी अचानक 14 साल पुराने केस में
एक धारा इलेक्शन के समय कैसे ऐड हो जाती है, ये पूछना चाहिए, इनको बताना चाहिए। अब ये बोलेंगे वो तो सरकार कोर्ट का काम है, बट जिरह तो 307 जोड़ने के लिए सरकार के पीपी ने की होगी ना, वो तो सरकार का है, बीजेपी का पीपी है वो तो ये कहानी है, ये लोगों को नहीं पता चलेगी, ये सब कहानी छुपी रह जाती है। तो बीजेपी ने काश इतनी मेहनत, जो वादे तो पूरे कर रहे हैं, बट इनकी नैरेटिव में हिंदू मुसलमान है, तो हिंदू मुसलमान से रिलेटेड जो वादे हैं, देखिए यूसीसी पे भी अभी चल रहा है, पर ये सोचते हैं कि खाली यूसीसी में मुसलमानों के राइट्स छीने जाएंगे इसलिए ताली बजा रहे हैं। इनको नहीं पता कि जब वो राहत इंदौरी ने कहा था ना कि लगेगी आग तो आएंगे सब घर जद में, यहाँ मेरा ही मकान खाली थोड़ी है। तो देखिए सारों के साथ होना है, बट लोग, मैं खाली आह्वान करता हूँ पढ़े लिखे लोगों को कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से निकलिए, रैशनल थिंकिंग रखिए और खुद सोचिए। मैं नहीं कह रहा किसको वोट देना, आप अपना प्रोज एंड कॉन्स देखिए, किसने अच्छा किया, अपने से क्वेश्चन कीजिए किसको वोट देनी चाहिए, उसको वोट दीजिए। चलिए, तो पूरे इस चर्चा का एक जो सबसे सकारात्मक बात निकल कर आई है कि बटर जी ने एक संदेश भी दिया। पहला संदेश तो ये है कि वोट जरूर कीजिए, और दूसरा कि सोच समझ कर वोट कीजिए, किसी को भी वोट कीजिए, सोच समझ कर वोट कीजिए और एनालाइज कीजिए, खुद से चर्चा कीजिए। बहुत शुक्रिया बटर जी आपका, सनी आपका बहुत शुक्रिया, कमाल साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने अपना कीमती वक्त हमें दिया। बहुत शुक्रिया हमारे तीनों मेहमानों का। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।